हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 7 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए शुद्ध गतिकी के समीकरणों को सामान्य विधि अर्थात जनरल मेथड से डिराइव करना सीखेंगे। ये समीकरण मैंने आपको पिछली वीडियो में ग्राफीय विधि से निकालना सिखाया था कि कैसे हम ग्राफीय विधि से उनको डिराइव कर सकते हैं। उन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो त्वरण के या फिर विस्थापन के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हीं को यूज़ करके आज हम इसको सामान्य विधि से निकालना भी सीखेंगे। तो हमें ये मालूम है कि ये जो समीकरण होते हैं, ये हमारे विस्थापन, वेग, त्वरण और समय के बीच में संबंधों को व्यक्त करते हैं। और ये तीनों समीकरणों से हम पहले से ही परिचित हैं। अब ये जो तीनों समीकरण थे, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि t बराबर 0 की स्थिति जब थी, तो वहाँ पर t बराबर 0 की स्थिति में x जो विस्थापन था वस्तु का, प्रारंभिक विस्थापन, वो 0 था। वो मूल बिंदु पर ही थी, लेकिन t समय बाद उसका कुछ विस्थापन था। तभी जब हमने देखा था कि ये हमें समीकरण प्राप्त हो रहे थे ग्राफीय विधि से भी। लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि t बराबर 0 की स्थिति में कुछ प्रारंभिक विस्थापन पहले से ही था x0, तो वो फिर सेकंड और थर्ड को थोड़ा चेंज कर देती थी। बस आपको ये याद रखना है। तो अब डिराइव करते हैं हम इनको, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू जनरल मेथड। तो जनरल मेथड सामान्य विधि से। अब जब गति की प्रथम समीकरण की हम बात करते हैं, तो वहां पर हम त्वरण, सबसे पहले त्वरण की बात करते हैं, क्योंकि जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं वो एक समान त्वरण से गतिमान है, तो उसके पास कुछ त्वरण है। अब ये त्वरण कैसे आया होगा? जब उसके वेग में परिवर्तन हुआ होगा। तो पहले उसका वेग मान लिया t बराबर 0 पर v0 था, और t समय बाद उसका जो वेग था, जिसे हम अंतिम वेग कह सकते हैं, वो v हो गया। और इसी दौरान यानी इसी t समय में जो उसका विस्थापन हुआ, वो x हो गया। ये हम मान के चलते हैं। तो इससे हमारे पास जो त्वरण आया, उसके उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? a हम लिखते हैं डेल v बटे डेल t। ये तो हम जानते हैं कि त्वरण में समय के साथ जितना, मतलब वेग में जितना समय के साथ परिवर्तन हुआ होगा। अब डेल v देखिए, पहले v0 था, फिर v हो गया, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी v माइनस v0। ऐसे ही समय के लिए यहाँ पे समय t था, पहले 0 था, फिर t हो गया, तो यानी कि बाद वाला समय माइनस पहले वाला समय, तो t माइनस 0 हो गया। अब ये जो हर में है t माइनस 0, ये तो t हो जाएगा, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो लेफ्ट साइड में यानी a से, तो वो at हो जाएगा, और बाकी वैसे ही लिखा जाएगा v माइनस v0। फिर हम ये जो हमारे पास समीकरण प्राप्त हुई है, इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाने के लिए इस v0 को लेफ्ट साइड में भेजते हैं, और फिर इसको सीधा करके लिखते हैं, यानी कि v को फिर राइट साइड में करके लिखते हैं, केवल सीधा करके। तो हमारे पास हमें जो ये समीकरण है, गति की प्रथम समीकरण, वो मिल जाती है। ठीक है, ये वाली हम डिराइव भी कर चुके थे इसे ग्राफीय विधि से। ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से हम गति की द्वितीय समीकरण निकालते हैं। अब द्वितीय समीकरण में सबसे पहले क्या मेन चीज थी? विस्थापन। विस्थापन हमारे लिए बहुत मेन चीज था, तो विस्थापन इस दौरान पूरे t समय अंतराल में x हुआ। अब देखिए, विस्थापन को हम वेग से निकालते हैं, क्योंकि वेग में विस्थापन होता है, वेग के फॉर्मूले में। देखिए, पूरे समय अंतराल t के लिए हम क्या कहते हैं? वेग नहीं, औसत वेग। तो औसत वेग कहते हैं, तो हम औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। तो हम विस्थापन को वहीं रखते हैं और समय अंतराल को औसत वेग के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है, ये हम सीख चुके हैं। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये हम औसत वेग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि समय अंतराल कह रहे हैं, तो उसमें औसत वेग होगा। अब हमें पता है कि अगर औसत वेग है, तो क्योंकि पहले वेग v0 है, फिर v हो गया, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। औसत वेग को हम ऐसे लिख सकते हैं, v प्लस v0 बटे 2, क्योंकि ये प्रारंभिक था v0, ये अंतिम, और बटे 2 क्योंकि 2 थे, तो हमने औसत कर दिया उनका। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और समय अंतराल t हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, हम गति की पहली समीकरण का यूज करते हैं। पहली समीकरण हम निकाल चुके हैं। देखिए, v बराबर v0 प्लस at है। इसमें हम v जो है, इसका मान इस गति की प्रथम समीकरण से यहाँ पर रख देते हैं। तो जब हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर जो v है, यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये v0 और ये v0, ये कितना हो जाएगा? जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, तो v0 प्लस v0 आपके पास 2v0 हो जाएगा। तो हम उसको वैसे ही करके लिख देते हैं, और फिर उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। इसको मैं आपको एक बार पहले समझा देती हूँ कि ये कैसे आया। देखिए, यहाँ पर ये 2v0 हो जाएगा। जब ये 2v0 हो जाएगा, और प्लस at की जगह at रह जाएगा, और बटे 2 है, और बाहर t है।
तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इसके साथ भी 2 है, ये कट जाएगा। केवल V0 वाला V0 के नीचे 2 कट गया क्योंकि उसके आगे 2 था। तो V0t, ये V0 और इस t की मल्टीप्लाई V0t आ गया। और इस AT के नीचे 2 है, तो वो हाफ AT और ये t से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, यानी कि हमारी गति की द्वितीय समीकरण हमें मिल जाएगी। x बराबर V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम तृतीय समीकरण को पहली वाली समीकरण से, अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसे हमने पहली को निकाला तो वो त्वरण से निकाला, दूसरी वाली में हमने गति की प्रथम समीकरण का ही यूज़ किया, और तीसरी के लिए भी हम जब सामान्य विधि से करते हैं तो गणित इसकी गति की प्रथम समीकरण का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो गति की प्रथम समीकरण होती है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी। तो जब हम इसका स्क्वायर करते हैं पूरी का, तो ये जो बायां टर्म होता है वो तो v स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो पूरा टर्म है देखिए, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे अगर समझने के लिए, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे और स्क्वायर से, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है जो राइट साइड में। उसे कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने मैथ्स में सर्वसमीका पढ़ी है, तो उस तरीके से हम उसको फिर खोल देंगे। ठीक है, तो अब हमने उसको खोल दिया, जैसे ये v स्क्वायर बन जाएगा, ये केवल जो ये मैंने छुपा दिया, तो वो जो राइट साइड का है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ए हो गया, बी ये पूरा का पूरा हो गया, मतलब ए भी केवल वहाँ पे चरों को बताने के लिए, तो ए और टी, इस तरीके से हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम गति की द्वितीय समीकरण का यूज़ करते हैं। देखिए गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है, अभी-अभी हमने निकाली, ये x बराबर v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ है, क्योंकि अगर आपको याद होगी, आप जब जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि जो गति की तृतीय समीकरण है उसमें v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर तो होता है, पर यहाँ पे इस पूरे की जगह 2as होता है। तो इसका मतलब हमें इस पूरे की जगह कुछ लिखना है। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर टी स्क्वायर है, यानी ए टी स्क्वायर ये बनाया जा सकता है इसमें और इसमें, कुछ ना कुछ कॉमन है, ए टी, दोनों के दोनों इसमें भी ए टी कॉमन है। लेकिन अगर मैं यहाँ से t को भी कॉमन ले लूँ तो ये टी स्क्वायर हट जाएगा, केवल t रह जाएगा जब मैं t बाहर ले लूँगी, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं केवल यहाँ से a को कॉमन लूँगी। तो जब मैं यहाँ से a को कॉमन लूँगी, इन दोनों टर्म में से जब a को कॉमन लूँगी तो अंदर यहाँ पर क्या बच जाएगा, a टी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे हाफ भी चाहिए, है ना, यहाँ पे मुझे हाफ भी चाहिए, यहाँ पर हाफ भी चाहिए, तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हाफ चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हाफ चाहिए, तो मैंने हाफ से 2 से भाग दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, मतलब 2 से जब इसमें भाग दिया, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, और इसमें से 2 कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक है। उसमें से जब मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, v0 और a मैंने बाहर ले लिया, t, इस तरीके से आपके पास रह जाएगा। मतलब हमने क्या किया, एक और बारी बारी देख लीजिए कि हमने इसमें से इसको देखा कि ये तो गति की अ, द्वितीय समीकरण में ए टी स्क्वायर की तरह बन सकता है, तो हमने उसमें से a को बाहर ले लिया, टी स्क्वायर वहीं पर रखा भी, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ पर चाहिए था, और a भी उसके साथ आ गया, लेकिन यहाँ पे हाफ भी चाहिए, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर इसमें दो से गुणा भी कर देते हैं और 2 से भाग भी दे देते हैं। तो यहाँ जो भाग वाला था, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन है और अब इसमें भी आ गया, इसका इसमें भी आ गया मतलब, तो अब उन दोनों में से 2 को बाहर ले लिया, जब हमने 2 से भाग और गुणा केवल इसमें दिया, सेकंड वाले में नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उसमें से तो 2 पहले से ही कॉमन लेने के लिए था, इसलिए उसमें कुछ नहीं किया। तो इस वाले में से 2 बाहर ले लिया, यानी कि ये वाला 2 बाहर ले लिया इस वाले टर्म में से, सेकंड टर्म में से, और फिर नीचे हाफ रह गया। इस तरीके से हम जब उसे देखेंगे, एक बार आप करके उसको देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी ब्रैकेट में, और उस चीज़ को इस तरीके से, ये जो मैंने अब लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा ये टर्म रह जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म है हमारा x, इसे फिर हम यहाँ पे x लिख देते हैं यहाँ पे, और यही हमारा गति का तृतीय समीकरण हो गया। इस तरीके से आपने प्रथम समीकरण से गति की तृतीय समीकरण को निकालना है। बस आपको ये स्टेप ध्यान देना है, ये वाला पूरा का पूरा। देखिए एक तो ये स्टेप कि हमें इसका स्क्वायर करना है प्रथम समीकरण को, और फिर उसके बाद यहाँ पे इन 2 टर्म्स में इस चीज़ का यूज़ करना है। तो ये आपको याद रखना है बस, ठीक है?
तो आज हमने गति के तीनों समीकरणों को जनरल मेथड से निकालना सीखा और ये मेथड वही है कि हम t बराबर 0 पर जब वस्तु का प्रारंभिक विस्थापन शून्य है, यानी कि वो प्रारंभिक जो जगह है उसकी वो मूल बिंदु पर है, तब हमारे पास ये तीनों के तीनों समीकरण हमने जनरल मेथड से डिराइव किए हैं। अगली वीडियो में हम गति के समीकरणों को निकालना सीखेंगे कलन विधि से। ठीक है, वहां पर हम मतलब ये आपका उदाहरण 2.2 में ही है, तो वहां पर हम इन चीजों को समझेंगे। एक और विधि है आपके पास कलन विधि, उसको सीखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।